हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए पीवाईक्यू सीरीज को देखेंगे। इससे पहले बीएसएससी सीजीएल 3, 2 और 1 हो चुका है। तो सबसे लेटेस्ट जो है वो बीएसएससी सीजीएल 2 है, जिसका एग्जामिनेशन प्री का 2022 में हुआ था और मेंस का 2023 में हुआ था। तो ये सीजीएल 4 के लिए आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। आपको कहीं पे क्वेश्चन जो है वो पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं बहुत प्रयास करके, बहुत मेहनत करके जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो अरेंज किया हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आपने क्वेश्चन दिया होगा, पेपर दिया होगा मेंस का, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यही क्वेश्चन जो है वो आया था। यह जो मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन पेपर है वो सीजीएल 3 मेंस का एग्जामिनेशन का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। 23 जुलाई 2023 को यह परीक्षा जो है वो हुई थी। इसमें हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को देखेंगे ताकि आपको सीजीएल 4 में इसकी हेल्प हो सके। जैसा कि आपको पता है कि मैं सीजीएल 4 के लिए जीके एंड जीएस का पेड बैच भी लॉन्च करूंगा। जल्द ही इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल के पर। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मैं जल्द ही इसको लॉन्च करूंगा। डेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि क्या ये प्री से पहले लॉन्च करूं, बीपीएससी प्री के पहले, या फिर बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो जाए 13 तारीख, उसके बाद मैं लॉन्च करूं। तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है कि बाद में, कई सारे पहले हैं। तो मैं इसी विचार में, इसी दुविधा में फंसा हुआ हूं। बाकी मैं इस बारे में जल्द ही आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप अपडेटेड रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी के अनुसार आप जो है वो अपना तैयारी है उसको आप करोगे, अपना अनुमान है वो लगाओगे कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हेल्प आपको आपकी तैयारी में कर सकूं और आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित करवा सकूं। मेरा नाम सौरभ सिंह है। यह जो सारे जो क्वेश्चंस है जो मेंस का है, ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और ये इन सारे क्वेश्चंसों का जो एम्स जो ऑप्शंस मैंने डाले हैं, ए बी सी डी जो ऑप्शंस डाले हैं, वो सारा मैंने खुद से तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन में वही एग्जैक्ट ऑप्शन दिया था। तो कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिसका ऑप्शंस अलग हो, क्योंकि सारे ऑप्शन मैंने तैयार किया है। ठीक है, बस क्वेश्चन वो पूछा गया था, और हो सकता है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज भी थोड़ा सा डिफरेंट हो। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज का बहाना कर सकते हो कि लैंग्वेज जो है वो हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम अपनी वीडियो की अब शुरुआत कर लेते हैं। चूंकि पहला वीडियो था, जिस कारण से मुझे ये बताना जरूरी हो गया था कि इस वीडियो सीरीज है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इसमें सारी जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ मैंने प्रिपेयर कर लिया है। तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ये फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए प्रश्नों को हम देखते हैं। ये पीडीएफ है, उसी से मैं प्रश्नों को करवा दे रहा हूं। तो पहला जो सवाल है, आपको सिलेबस है उसको मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है, तो उस सिलेबस को जाके देखिए। उस सिलेबस का पीडीएफ है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो डिटेल से हर चीजें आपको मिल जाएगी। उसके लिए प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो उन प्लेलिस्ट को जाके आप चेक कर लोगे। तो आपको सिलेबस में देश राजधानी दिया गया है, तो इस कारण से देश राजधानी और करेंसी, कंट्री कैपिटल एंड करेंसी से सवाल आपको 3 देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि ये सिलेबस में भी दिया गया है। सवाल है कि टोगो की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टोगो। तो टोगो का जो कैपिटल है वो लोमो है। लोमे जो है वो टोगो का कैपिटल है। टोगो का कैपिटल जो लोमो है, वो लोमे, इस जो देश है, अफ्रीकन कंट्री है, इस अफ्रीकन कंट्री का ये सबसे बड़ा जो है वो बंदरगाह है। यहाँ का यह शहर भी सबसे बड़ा है और यहाँ बंदरगाह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देश का यह प्रशासनिक, औद्योगिक और जो है वो परिवहन का केंद्र के रूप में जाना जाता है। जो आपको पहला ऑप्शन अकरा दिख रहा है, अकरा जो है वो भी यहीं की कैपिटल है। मतलब अफ्रीकन कंट्री ही की एक कैपिटल है जिसका नाम है घाना। अकरा जो है वो घाना की जो कैपिटल है, तो अपरा जो है वो घाना का कैपिटल है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बमाको आपको दिख रहा है। बमाको, बमाको भी एक अफ्रीकन कंट्री है, और ये जो है वो बमाको, यह जो है वो माले की राजधानी है। माली जो है, माली की राजधानी बमाको है। ठीक है, माली की राजधानी बमाको है। उसके बाद आपसे दिख रहा है पोर्टो नोवो। पोर्टो नोवो आपसे पूछा जा रहा है कि पोर्टो नोवो क्या है। तो पोर्टो नोवो जो है वो बेनिन की उत्तराधिकारी राजधानी है। हालांकि इसका जो आर्थिक केंद्र है बेनिन का, वो कोनोटू है। तो ये
इकोनॉमिक कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ, इकोनॉमिक कैपिटल कहाँ की है? तो बेनिन की, बेनिन की ये इकोनॉमिक कैपिटल है। और बेनिन का जो आर्थिक केंद्र है, आधिकारिक राजधानी ये है। ठीक है, ये बेनिन जो है वो आधिकारिक राजधानी है। और इकोनॉमिक कैपिटल जो ये वाली मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक कैपिटल जो है वो है कोटोनू, कोटोनू। ठीक है, तो कोटोनू इसका जो कैपिटल है। यदि हम टोगो की जो है वो करेंसी की बात करें, तो टोगो एक पश्चिमी अफ्रीका का देश है, जिस कारण से CFA फ्रैंक जो होता है वही यहाँ का करेंसी है। ऑलमोस्ट जो कई सारे अफ्रीकन देश है ना, तो वहां की करेंसी जो है वो यही होती है। तो इस कारण से टोगो की करेंसी जो है वो CFA फ्रैंक ही यहाँ की जो करेंसी है। इसकी आधिकारिक भाषा की यदि बात करें, तो भाषा यहाँ की आधिकारिक जो टोगो की है वो फ्रेंच है। टोगो की जो आधिकारिक भाषा है वो फ्रेंच है। टोगो जो है वो गिनी की खाड़ी पर स्थित एक संकीर्ण देश है, जो कि घाना, बेनिन और बुर्किना फासो से घिरा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ है? तो गिनी की खाड़ी है, वहीं पे ये अवस्थित है। और यह जो देश है वो घाना, बेनिन और बुर्किना फासो है, वहां से ये घिरा हुआ है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, लोमो हमारा आंसर हो जाएगा। जो माली है वो किसकी राजधानी है? तो माले देखिए किसकी राजधानी है? बमाको की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। मालो जो है वो बमाको की राजधानी है। ठीक है, माले जो है वो बमाको की राजधानी है। यह जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह जो है वो नाइजर नदी के किनारे बसा हुआ है। नाइजर नदी के किनारे बसा हुआ है और देश का यह प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। डकार जो आपको दिख रहा है, ये कैपिटल कहाँ की है? तो डकार कैपिटल जो है वो सेनेगल की है। डकार जो कैपिटल है वो सेनेगल की है। उसके बाद जो है बमाको तो माली की हो गई। नियामे, जो नियामे जो है वो कैपिटल कहाँ की है? तो वो नाइजर की है। नियामे जो कैपिटल है वो नाइजर की है। उसके बाद क्रोनिको जो कैपिटल है, क्रोनिको जो कैपिटल है वो गिनी, गुआना की है। ठीक है, जिसको गिनी आप बोलते हो, फ्रेंच गुआना या फिर गिनी आप कह सकते हो, ये है। तो कोनारिको जो है वो कैपिटल है गिनी की। ठीक है, तो गिनी की जो कैपिटल है ना, ये जो है वो गिनी है। गिनी की जो कैपिटल है वो क्रोनाइको है। यदि हम फ्रेंच गुआना की बात करें तो उसका कैपिटल अलग हो जाता है। तो गुआना जो कैपिटल है वो कहाँ की? मैंने बताया गुआना जो है गिनी की कैपिटल है। गिनी की कैपिटल कोनार कोनाक्री है। गिनी की कैपिटल कोनाक्री है, इसको गिनी कहो। अब यहीं पे आपको गिन्नी बिसाऊ पूछा जाएगा। गिन्नी बिसाऊ, गिन्नी बिसाऊ जब पूछा जाएगा तो इसका कैपिटल जो होगा वो विसाऊ होगा। इसका कैपिटल जो होगा वो विसाऊ होगा। वहीं आपसे फ्रेंच गुआना यदि पूछ लिया जाए, तो फ्रेंच गुआना, जिसको खाली गुआना भी आप सिर्फ बोल सकते हो, उसकी कैपिटल जो है वो जॉर्ज टाउन है। जॉर्ज टाउन। और यह जो गुआना, फ्रेंच गुआना है, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद सवाल है कि इसरो का मुख्यालय जो है वो कहाँ अवस्थित है? ठीक है, इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ अवस्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। तो बेंगलोर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, बेंगलोर में है। इसरो जो है वो भारत का मुख्य केंद्र है। ठीक है, इसरो जो है वो भारत का मुख्य केंद्र है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, ये आपको पता भी होगा। मुंबई जो है वो भारत की वित्तीय राजधानी कही जाती है। और जहां पे बार्क का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बार्क, उसका यहाँ पे जो है वो हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद जो है वो डीआरडीओ का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, नेशनल रिमोट NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद में है। तो तीनों चारों आपको कहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है वो ध्यान में रखना है। इसरो के यदि हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो इसरो जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 को। 1969 को इसरो की जो है वो स्थापना की गई थी। इसरो की जो स्थापना है वो किनके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। और विक्रम साराभाई है, उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, 1962 में
भारतीय राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान समिति जो थी, उसकी स्थापना डॉक्टर साराभाई की सिफारिश पर ही की गई थी, जिसके बाद जो है वो यही 69 में इसरो के नाम से एस्टेब्लिश हुआ था। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 1962 में एक संस्था बनी थी, जिसको कहा जाता था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इंडियन नेशनल कॉस्मिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन कोस्पार आपको याद रखना है, इन कोस्पार, इन कोस्पार। तो इन कोस्पार जो है वो 1962 में विक्रम साराभाई के रिकमेंडेशन पे ही बना था, और इसी इन कोस्पार को ही भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को ही इसी को इस इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेस जो है वो करके, ऐसा कुछ फुल फॉर्म होगा इसका, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 62 में हुई थी, और यही जाके आगे जो है वो 1969 में इसरो का जो है वो नाम ले लिया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसरो का जो लॉन्च स्टेशन है वो सतीश धवन केंद्र है, श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश है, वहां पे है। उसके साथ ही इसका जो है वो आपको मिल जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में जो चांदी खोल है, वहां से भी ये जो है वो स्पेस स्टेशन जो है वो चलता है। बेलर द्वीप है, वहीं से ये चलता है। उसके बाद जो है वो नए नए स्पेस स्टेशन जो है वो खुलते जा रहे हैं। अभी यूपी में भी खोलने की बात कही गई है, करंट अफेयर की ये बात है। उसके बाद जो है वो अभी आप देख सकते हो कि तमिलनाडु में भी खोली गई है, और ये बात याद रखना है। उसके बाद इसरो के लिए जो प्रोजेक्ट्स लाती है नए नए, जो मतलब इसरो कंपनी है, तो वो जैसे वो अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी, तो इसके लिए जो लाती है वो इन स्पेस लाती है। इन स्पेस नाम की कंपनी है, वही है जो है वो इसके लिए प्रोजेक्ट्स है वो लाती है। इसरो ने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उसके साथ आदित्य L1 जो है वो भी लॉन्च किया है। अब आदित्य L1 जो है ना, इसमें L1 का मतलब क्या है, तो लैग्रेंज 1 पे हम जाके जो है वो वहां पे उतरे हैं, इस कारण से L1 उसको कहा गया है। तुर्की की राष्ट्र आधिकारिक मुद्रा आपसे पूछी जा रही है, करेंसी पूछ रहा है कि तुर्की का करेंसी क्या है। तो टर्की जो है उसका करेंसी लीरा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो तुर्की जो है वो तुर्किश लीरा इसका करेंसी होता है, तुर्किश लीरा। यूरो जो है वो यूरोपियन संघ का, ईयू का करेंसी है। उसके साथ ही रियाल जो दिखता है वो सऊदी अरब, ईरान, कतर, ओमान, इन सब का है। तो सऊदी अरब, ईरान, कतर और ओमान इन सब का है। दिनार जो दिखता है, दिनार जो दिखता है वो कुवैत, इराक, सर्बिया और जॉर्डन का है। तो कई सारे देशों का है, तो ऐसे में सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक है। अभी हाल ही में तुर्की में हाई इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन भी देखने को मिला था, और तुर्की ने अभी अपना जो नाम है 2022 में तुर्कीये भी कर लिया था। पहले टर्की बोला जाता था, तो अब जो है वो टर्कीये कर लिया गया था। टर्की ये इसका नाम जो है वो अपना चेंज इन्होंने कर लिया है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री का पद संभालने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो जो थी वो गीता गोपीनाथ थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, गीता गोपीनाथ। ठीक है। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ जो थी वो 2019 में आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री का पद इन्होंने संभाला था। क्रिस्टियाना जॉर्जिवा जो आप देख रहे हैं, ये वर्तमान में आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके साथ साथ निर्मला सीतारमन आपको ऑप्शन में दिख रहा है। वो जो निर्मला सीतारमन दिख रहा है, ये जो है वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है। उसके बाद अंशुला कांत जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, अंशुला कांत, ये वर्ल्ड बैंक के समूह की प्रबंधक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी है। तो ये वर्ल्ड बैंक की एमडी भी है, और उसके साथ साथ सीएफओ भी है, सीएफओ भी है, मुख्य वित्तीय अधिकारी भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2022 में गीता गोपीनाथ जो है वो पदोन्नत कर दी गई, और आईएमएफ का वो प्रथम उप प्रबंधक निदेशक, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दी गई है। ठीक है, वो आईएमएफ का क्या बन गई है, तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। सार्क जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1985 में सार्क का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से सही होगा, 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पे ये हुआ था। ठीक है, तो बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका हेडक्वार्टर की बात करें सार्क का, तो सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है, वहां पे इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, इस यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और सार्क के सदस्यों की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका यहाँ के जो है वो मेंबर्स हैं। तो इनके मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स इनमें 8 हैं। नाम कैसे याद रखना है, तो MBBS PAIN, MBBS पेन, MBBS पेन। ठीक है,
तो एमबीबीएस से क्या होता, तो एम से हो जाएगा म्यांमार, उसके बाद बी से हो जाएगा बांग्लादेश, बी से हो जाएगा भूटान, उसके बाद एस से हो जाएगा, एस जो है इससे श्रीलंका हो जाएगा, पेन जो बच रहा है तो पी से पाकिस्तान हो जाएगा, ए से जो है वो अफगानिस्तान हो जाएगा, आई से जो है वो इंडिया हो जाएगा, और एन से जो है वो एन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे उससे कुछ नहीं होगा, हाँ एन से नेपाल हो जाएगा। तो ऐसे करके एमबीबीएस पेन एक निमोनिक्स है, इसको ध्यान में रखकर आप बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं उनका नाम भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट सवाल है कि किस समिति ने पंचायती राज जो संस्थान है, पंचायती राज संस्थान है, उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, तो वो एमएल सिंघवी समिति थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, एमएल सिंघवी समिति, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। राजीव गांधी की सरकार उस समय थी, उन्हीं के द्वारा एमएल सिंघवी जो है उनको एस्टेब्लिश जो है वो नियुक्त किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 1957 में जो है वो नियुक्त किया गया था, और बलवंत राय मेहता समिति ने 3 टायर जो पंचायत सिस्टम है उसको दिया था। उसके साथ अशोक मेहता समिति जो है वो 1977 में बनाया गया था, और इन्होंने 2 टायर दिया था, 2 स्तर पे जो है वो पंचायती राज की समिति जो है वो बताया था। उसके बाद जेवी के राव समिति थी, इसने भी 1985 में जो है वो रिपोर्ट दिया था पंचायत से संबंधित, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को इन्होंने मुख्य बताया था। संवैधानिक संशोधन 73वां संविधान संशोधन होता है 1900 जो है वो 92 में होता है, और इसके साथ ही भाग 9 जो है वो जोड़ा जाता है, ठीक है। भाग 9 जो है वो जोड़ा जाता है, और संविधान में पंचायती राज के बारे में व्यवस्था जो है वो 243 से लेकर 243 ओ तक की गई है। उसके बाद जो है वो 74वां संविधान संशोधन जो है वो होता है, और उसमें नगर पालिका के बारे में चर्चा की गई है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो किस सिद्धांत पर जो है काम करता है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उस पे काम करता है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उस पे काम करता है विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो एक विद्युत जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और यह जो है वो माइकल फैराडे के द्वारा खोजा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो सिद्धांत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो सिद्धांत है उस पर काम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक चालक को बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें विद्युत धारा जो है वो प्रेरित होने लगती है, ठीक है। इस प्रिंसिपल के अनुसार व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है, ओम का नियम जो है वो V बराबर IR होता है, जहां पे V बराबर IR होता है। यह एक चालक में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है। वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है। तो वोल्टेज हो गया, I से करंट हो गया, और R से रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ओम का नियम हो गया। उसके बाद जो दूसरा आपको पूछा जा रहा है कि जूल का तापन नियम, जूल का हीटिंग इफेक्ट जो है, जूल का हीटिंग इफेक्ट यह बताता है कि कैसे एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो हीट हो जाता है। इसके बारे में बात करता है कि एक वायर में जब हम इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं, तो वो हीट हो जाता है, इस बारे में बात करता है। उसके बाद फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है, वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा फैराडे का चुंबकीय जो है वो होगा यहाँ से। बाकी हम फ्लेमिंग का जो नियम है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस कभी कर लेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो कह रहा है कि व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है, तो इंडोनेशिया का जो पुराना नाम है वो डच ईस्ट इंडीज है, डच ईस्ट इंडीज है। 1955 से पहले इंडोनेशिया को डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। जो श्याम यहाँ पे आपको दिख रहा है, श्याम जो है वो थाईलैंड का नाम है, थाईलैंड का पुराना नाम जो है वो श्याम है। उसके बाद जो फार्मोसा आपको दिख रहा है, फार्मोसा, फार्मोसा जो है वो ताइवान का पुराना नाम है, ताइवान का। उसी तरह से जो सिलोन आपको दिख रहा है वो श्रीलंका का पुराना नाम है। आप बर्मा जो है वो म्यांमार का पुराना नाम है, ठीक है। कुसुमपुर पता है तो पटना का पुराना नाम है। तो ऐसे करके सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जकार्ता जो है उसने अपनी राजधानी जो है वो बोर्नियो द्वीप पे कर लिया है, और उस राजधानी का नाम नुसांत्रा है, ये भी आपको पता है। जो सुमात्रा है, सुमात्रा जो द्वीप है वो सुमात्रा द्वीप भारत से सबसे नजदीक है, आई थिंक 136 या 37 किलोमीटर के आसपास सबसे नजदीक अंडमान निकोबार द्वीप से ये है। आप बता सकते हो कि सुंडा जल संधि किन किन द्वीपों के बीच अवस्थित है, सुंडा जल संधि अभी हाल ही के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था। भारत में जो सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो कहाँ पाई जाती है, तो वहीं पाई जाएगी जहां पानी बहुत ज्यादा होगा। जहां पे पानी बहुत ज्यादा होगा वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाई जाएंगी। तो एक ही तो दिख रहा है, वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है वहीं पे सदाबहार जो फॉरेस्ट है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। पश्चिमी घाट पे हो जाएगा।
सदाबहार। उसके बाद उत्तर पूर्व क्षेत्र जो मिलता है मेघालय, असम, यहाँ पे भी मिल जाता है सदाबहार वन। उसके साथ साथ ही अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पे ये मिल जाता है। जहां पे वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहीं पे आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो इसी क्षेत्र में मिलेगा। थार मरुस्थल है, वहां पे जो है वो कांटेदार वन आपको मिलेंगे, कांटे वाला जो है, क्योंकि यहाँ पे पत्तियां जो है वो वाटर का लॉस ना करे, इसके कारण वो पत्तियां जो है वो अपने आप को कांटों में बदल देती है। इस कारण से यहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट जो है वो मिलती है। उसके बाद दक्कन के पठार है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलती है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनकी पत्तियां जो है वो झड़ जाती है ताकि वाटर का लॉस ना कर पाए जब को वाटर की कमी होती है तब। उसके बाद नॉर्थ प्लेन, उत्तर का जो मैदान है जो कि गंगा वाला पूरा पार्ट है, वहां पे पर्णपाती वन पाई जाती है जो लॉस करती है, पूरा ज्यादा पानी को लॉस ना करे, इसके कारण जो है वो पत्तियां जो है वो झड़ जाती है। ठीक है। संसद के जो संयुक्त सत्र होता है उसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो संसद की संयुक्त सत्र को पहली बात तो प्रेसिडेंट बुलाता है, आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है। अब इस आर्टिकल 118 में कहा गया है कि ये जो संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा, इस संयुक्त सत्र को कौन हेड करेगा? तो वो स्पीकर करेगा। और ये कहाँ कहा गया है? तो आर्टिकल 118 में इस बात को कहा गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से लोकसभा का स्पीकर हो जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का ही स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। भारत का राष्ट्रपति इस सत्र को बुलाता है। भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। भारत में जो संयुक्त सत्र है वो अभी तक 3 बार बुलाया जा चुका है, 3 बार बुलाया जा चुका है। पहली जो बात करें हम, पहला जो संयुक्त सत्र है वो कब बुलाया गया था? तो पहला 1961 में बुलाया गया था, जब दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम जो है वो पारित करना था, तो उस समय बुलाया गया था। तो दहेज निरोध विधेयक है, उस पर गतिरोध को दूर करने के लिए जो सदन है वो जो दोनों सदन मिलकर इसको पास किया था। उसके बाद दूसरा जो बुलाया गया था वो 1978 में बुलाया गया था, 1978 में, 1978 में। इस समय जो था बैंकिंग सेवा आयोग जो था वो निरस्तीकरण विधेयक जो है वो लाया गया था और इसको भी पास करना था, इस कारण से इसको लेकर भी संयुक्त जो बैठक है वो बुलाई गई थी। उसके बाद 2002 में तीसरी संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई गई थी और इस बैठक का काम था कि जो आतंकवाद निरोध विधेयक जो है उस पर गतिरोध चल रही थी उसको खत्म करने के लिए जो है वो ये जो अधिवेशन है वो बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन तभी बुलाया जाता है जब संसद यह चाहती है कि दोनों, राष्ट्रपति जब यह चाहते हैं कि दोनों जो गतिरोध आ रहा है बिल में और ये पब्लिक इंटरेस्ट का बिल है तो उसको जल्द से जल्द पारित किया जाए, इस कारण से संयुक्त सत्र जो है वो संसद में बुला लिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, कब कब हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे फूलों की घाटी से पूछ रहा है। तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तराखंड के किस जिले में है? तो वो चमोली जिले में अवस्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर चमोली जिले में उत्तराखंड अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर होगा, उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, चमोली जिला आपको याद रखना है। यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। रामगंगा जो नदी है वो इसी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट यहीं पे है, उसी से जिम कॉर्बेट से रामगंगा जो है वो प्रवाहित होती है। ठीक है। आपको हिमाचल की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको हिमाचल में मिल जाएगा। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा और जम्मू कश्मीर में आपको दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। जो 2005 में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उसमें फूलों की घाटी को शामिल कर लिया गया था। तो यूनेस्को साइट भी है ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अल्पाइन प्रकार की फूलें हैं जो देखने को मिलती है। ये जो बुशमैन, ये जो है वो डीएसओ में भी पूछा गया था। तो बुशमैन जो जनजाति है वो प्रीडोमिनेंटली मतलब बहुत अधिक संख्या में कहाँ पे पाई जाती है? बुशमैन की जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो कालाहारी जो मरुस्थल है वहां पे बुशमैन की जनजाति जो है वो पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। बुशमैन है जिन्हें सान पीपल भी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के स्वदेशी शिकारी संग्राहक लोग हैं जो मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल है वहां पे रखते हैं। अब ये कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है ये भी आपको बताना है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के सबसे नीचे आप दक्षिण अफ्रीका बोल रहा हूँ, अफ्रीका के सबसे नीचे जब जाइएगा तो यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका मिलेगा और यहीं पे आपको नामीबिया मिलेगा जहां से हमने चीता को मंगवाया है, और उसके साथ साथ आपको यहीं पे बोत्सवाना भी मिल जाएगा। तो ये तीनों कंट्री के आसपास जो जनजातियां पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में वो कहलाती है बुशमैन। ठीक है, बुशमैन जनजाति वो कही जाती है। अमेजन का वर्षा वन है, यहाँ पे जो कौन सी जाति पाई जाती है? तो यान मानी।
अमेज़न का जो वर्षा वन है, अमेज़न नदी कहाँ पे फैलती है? तो ये ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा पार्ट लेके चलती है। सबसे बड़ी नदी जो है वो नाइल नदी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम डेंसिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा उसका व्यास की हम बात करें कि सबसे ज़्यादा पानी किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा पानी जो है वो अमेज़न बेसिन के पास ही होता है, जो कि ब्राज़ील में में बेसिकली जो है वो ब्राज़ील में इसकी बहती है। यहाँ पे यान मामी जो है वो जनजाति पाई जाती है। यान मामी जनजाति पाई जाती है। उसके बाद सहारा मरुस्थल है, यहाँ पे तुआरेग और बेरबेर 2 जनजाति पाई जाती है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। तो तुआरेग और उसके साथ-साथ बर्बर, तुआरेग और बर्बर पाई जाती है। उसके बाद साइबेरियन जो टुंड्रा क्षेत्र होता है, यहाँ की जो जनजाति पाई जाती है, वो पाई जाती है नेनेट्स और उसके साथ सामी। नेनेट्स एंड सामी पाई जाती है। अभी जो मोटर व्हीकल का एग्जामिनेशन हुआ था ना, वहां पे भी विदेश की जो जनजातियां होती हैं, वर्ल्ड की जो जनजातियां हैं, वहां से सवाल पूछा गया था, तो आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। नेक्स्ट सवाल पूछा रहा है कि इसरो ने अपना सबसे भारी रॉकेट LVM-3 है, जिसको व्हीकल मार्क 3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहते हैं, इसको सफलतापूर्वक जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो ये जो यहाँ से जो लॉन्च किया गया था वो चंद्रयान 3 के लिए ये हुआ था, तो उस समय के लिए वो इम्पोर्टेंट था, तो ध्यान में आपको रखना है। जो चंद्रयान जो है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। डेट आपको याद रखना है, 2023 को चंद्रयान जो है वो लॉन्च किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है वो मंगलयान है, वो PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। मंगलयान जो है वो PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके साथ-साथ चंद्रयान 2 है, तो चंद्रयान 2 है वो GSLV MK3-1 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका पुराना नाम LVM-3 है। तो यह जो लॉन्च किया गया था, वो किया गया था GSLV-M3 GSLV-M3 और बाद में M1 के द्वारा ये लॉन्च हुआ था। आदित्य L1 जो है वो PSLV C-57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। PSLV C-57 PSLV-C-57 के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। LVM मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मार्क, जो भी आप लगा दो 3 4 जो भी लगा दो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी जो GSLV MK3 है ना, इसे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को, LVM-3 को, इसको GSLV मार्क 3 जो है वो उसके नाम से जाना जाता था। यह 4000 किलोग्राम का उपग्रह है, जो कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में है, और इसे बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, इसे बाहुबली भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में वन क्षेत्र के प्रतिशत के मामले में कौन सा राज्य जो है वो पहले स्थान पर है? वन क्षेत्र की प्रतिशत की बात की जा रही है, तो वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो प्रतिशत परसेंटेज, नॉट कितना एरिया में, परसेंटेज में बात की जा रही है, तो मिजोरम आंसर हमारा होगा। और सबसे ज्यादा बात करें तो वो मध्य प्रदेश में होगा एरिया वाइज, लेकिन परसेंटेज वाइज मिजोरम में होगा, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। मिजोरम में होगा। मध्य प्रदेश जो है वो एरिया के अनुसार होगा, और वो मध्य प्रदेश के बाद जो है वो अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में, ये आपको पता भी है, ठीक है। यह जो भारत में एक रिपोर्ट निकलती है फॉरेस्ट को लेकर, जिसको कहा जाता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट इसको कहा जाता है, जो कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो है उसके द्वारा जारी की जाती है, और हर 2 सालों में जारी की जाती है। हर 2 सालों में ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। भारत में गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी जो राज्य है वो कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। चावल उत्पादन सबसे ज्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पंजाब में जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा गेहूं की देखने को मिलती है, इसीलिए भारत का जो है वो अन्न भंडार, ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी पंजाब को कहा जाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है वो ऑस्कर विजेता जो डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स, उस समय के हिसाब से, करंट के हिसाब से है, इसका जो है वो आपसे पूछा जा रहा था कि डायरेक्टर इसका कौन है, निदेशक इसका कौन है? तो इसका निदेशक जो है वो कार्तिक गोंजाल्विस थी। अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर है। और गिनोत मुंगिया इसकी प्रोड्यूसर थी, तो दोनों ऑप्शन देके बहुत कंफ्यूज किया था उस समय। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट ब्लेड जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? यह भी सवाल पूछा गया था, तो करंट अफेयर का है, तो जो है वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो ये उड़ीसा आप रखिए, ठीक है। ये उड़ीसा थंडरस्टॉर्म करंट अफेयर का सवाल है, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका परमाणु त्रिज्या जो है वो सबसे कम है। देखिए, नीचे जब पीरियोडिक टेबल में आओगे तो आपका हाइट जो त्रिज्या है वो बढ़ती जाएगी। नीचे जब आओगे तो त्रिज्या जो है वो बढ़ती चली जाती है, छोटा बड़ा जो है वो बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। तो आप देखोगे कि किसका बड़ा है, तो NOF, NOF है। आपसे पूछा जा रहा है NOF, तो सबसे बड़ा जो है वो N का होगा, उसके बाद O का होगा, तब जाके F का होगा, ठीक है। NOF आपको ध्यान में रखना है। जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें आवर्त में आप बाएं से यदि दाएं जाते हो, पीरियोडिक टेबल में यदि आप इधर से जाते हो तो ये जो बड़ा हो जाएगा, और बाएं से यदि आप दाएं जाते हो तब छोटा होता है। बाएं से दाएं जाने पर जो है वो परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, जिससे जो है वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाती है, और यह बढ़ा हुआ नाभिक जो है वो नाभिक जो है वो आवेश इलेक्ट्रॉन को अधिक मजबूती से अपनी ओर खींचता है, जिससे परमाणु त्रिज्या जो है वो इसकी घट जाती है। तो इस कारण से नाइट्रोजन का परमाणु त्रिज्या, ऑक्सीजन का परमाणु त्रिज्या और फ्लोरीन का परमाणु त्रिज्या है, ये सारे जो है वो सभी आवर्त के 2 में अवस्थित है। इन कारण से इसकी जो त्रिज्या का घटते क्रम होगा वो NOF होगा। तो NOF देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्यों होता है मैंने आपको बताया, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो उसका परमाणु संख्या जो है वो बढ़ती चली जाती है, एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ही तो एटॉमिक नंबर है। तो प्रोटॉन की संख्या जब नाभिक में बढ़ती चली जाएगी तो यह बढ़ा हुआ जो नाभिकीय आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों को अधिक मजबूत से अपनी ओर खींचने लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती चली जाएगी। अब ज्यादा तेजी से जब खींचेगा तो जैसे कोई एरिया ऐसा था, अब इसको ज्यादा हम तेजी से खींचेंगे तो ये इतना छोटा हो जाएगा ना, तो रेडियस जो है वो इसका छोटा हो गया। तो ऐसा ही आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि मोमेंटम किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, आपको फॉर्मूला जो है वो दिया गया है। तो मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर बनेगा, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। किसी वस्तु में निहित गति की मात्रा, इसे वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इस कारण से P बराबर आपने देखा होगा mv, P बराबर जो है वो mv होता है, ये भी आपने देखा होगा। द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन जो आपको दिख रहा है, ma जो दिख रहा है, तो F बराबर ma होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। F बराबर ma जो होता है वो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, तो बल का सूत्र ये हो गया। उसके साथ हाफ द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर, तो हाफ द्रव्यमान इंटू हाफ मास इंटू, तो हाफ एम भी कहीं आपने देखा है, हाफ एम बी कहीं आपने देखा है, तो यस मैंने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर ये होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mg होता है। और ये जो आप देख रहे हो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम जो है वो इम्पल्स का होता है, कि कोई भी फोर्स कितना देर तक लगा वो कहलाता है इम्पल्स, इम्पल्स वो कहता है। तो आप तीनों का चारों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चारों के चारों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का है, शतरंज का ग्रैंड मास्टर आपसे पूछा गया था, तो रिसेंट के हिसाब से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है, जैसे कुछ स्टैटिक जीके यदि उनसे पूछ लिया जाए तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हमको 1935 से पूछ रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत शक्तियों का विभाजन जो है वो कैसे किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची, इन सब पे कैसे कैसे जो है वो दी गई थी सीटें। तो संघ सूची जो सेंट्रल लिस्ट होता है, फेडरल लिस्ट जो कहा जाता है, उसके लिए 59 जो सीटें हैं वो दी गई थी सेंट्रल लिस्ट के लिए। उसके बाद जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के लिए प्रांतीय सूची जो है उसके लिए 54 दी गई थी। और जो उसके बाद कंकरेंट लिस्ट है, जो समवर्ती सूची जिसको कहा जाता है, वहां पे 36 दी गई थी। तो 59, 54 और 36 आपका आंसर होगा। 59, 54 और 36, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ये 1935 का अधिनियम था। 1935 के अधिनियम से बड़ी जो बहुत सारी जो प्रावधान इसके हैं वो भारतीय संविधान में लिया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, भारतीय संविधान में यहाँ से लिया गया है। अभी वर्तमान की स्थितियों के अनुसार कितना कितना जो है वो इसमें सब्जेक्ट्स जो है वो दिए गए हैं, इसको आप मुझे कमेंट में बताइए। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो पार्ट 3 में है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार पार्ट 3 में है। मौलिक अधिकार जो है वो पार्ट 3 में है। पार्ट 2 में जो है वो सिटीजनशिप की बात आती है, जहां पे 5 से लेकर 11 तक की यहाँ पे बात आती है, ठीक है। मौलिक अधिकारों जो है, मौलिक अधिकार के पार्ट 3 है, और मौलिक अधिकारों की जो चर्चा है वो 12 से 35 तक की गई है, ठीक है। वहीं पे पार्ट 4 की यदि बात आती है तो वो डीपीएसपी होता है, और डीपीएसपी की चर्चा जो है वो 36 से 51 तक की गई है। पार्ट 5 जो आता है वो यूनियन की बात की जाती है, और यूनियन की चर्चा 52 से 151 तक की गई है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकार की अवधारणा कहां से लाई गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लाई गई है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार भारतीयों को दिए गए थे, लेकिन बाद में 300 ए में 31 एक जो था उसको 300 ए में करके उसको वैधानिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार जो है वो संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मनी बिल? मनी बिल के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, गलत। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, तो इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये सही है। इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, गलत है। इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन जो है वो नहीं बुलाया जा सकता है। धन विधेयक की जो चर्चा है वो आर्टिकल 110 में की गई है। आर्टिकल 110 में जो है वो चर्चा की गई है और इसमें कहा गया है कि धन विधेयक जो है वो लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। धन विधेयक की चर्चा कौन करेगा? तो धन विधेयक की चर्चा जो है वो इसको डिसाइड कौन करेगा कि ये धन विधेयक है? तो ये लोकसभा का जो स्पीकर होगा वही इसको डिसाइड करेगा कि कौन सा जो है वो धन विधेयक है, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही यह जो है वो पेश किया जाएगा। ठीक है, यह जो है वो पेश किया जाएगा। राज्यसभा जो धन विधेयक को अस्वीकार या फिर संशोधित नहीं कर सकता है, केवल उसको वो 14 दिनों तक रोक सकता है, बस। उसके पास और कोई पावर नहीं है, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उस विधेयक को जो है वो पारित माना जाएगा। तो इस मामले में लोकसभा को थोड़ा सा ज्यादा अधिकार है। ठीक है, आपसे सवाल पूछ रहा है कि विधान परिषद और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा और विधान परिषद का यदि आपको सदस्य बनना है तो परिषद के लिए तो 30 चाहिए और सभा के लिए 25 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। विधानसभा जो है जो कि निम्न सदन कहलाता है, इसके लिए 25 वर्ष की उम्र चाहिए, और विधान परिषद जो है जो कि 6 स्टेटों में है, उसके लिए जो है वो आपको न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए, ये भी आपको याद है। और प्रेसिडेंट और गवर्नर है उसके लिए भी 30 वर्ष चाहिए। आप मुझे बताइए कि सीजेआई के लिए कितना उम्र होना चाहिए? वोटिंग देने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 18। पंचायत चुनाव लड़ना है तो कितना होना चाहिए? 21। ये इतना आपको ध्यान में रखना है, सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि सड़क दुर्घटना के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये करंट का सवाल है। अभी के हिसाब से भी भारत जो है वो दूसरे स्थान पर ही आता है। भारत का सड़क नेटवर्क जो है वो 63 लाख किलोमीटर से अधिक लंबा है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क आता है। तो यूएसए के बाद भारत जो है वो, इंडिया जो है वो सड़क नेटवर्क में आता है। करंट अफेयर पढ़ते रहिएगा, आपको ये चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत में नेशनल हाईवे जो है वो भारत के कुल सड़क नेटवर्क में नेशनल हाईवे 2% है, लेकिन वो यातायात का कुल लगभग 40% जो है वो वहन करता है। भारतमाला प्रोजेक्ट है, यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य जो है वो राजमार्ग नेटवर्क को अनुकूलित करना और माल ढुलाई की दक्षता में सुधार करना है। जैसे अभी मैंने जो कौन सा है, स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में अभी जो मोटर व्हीकल का क्वेश्चन है उसमें पूछा था कि सबसे बड़ा जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो कौन सा है, और उसको क्रम में वाइज पूछा था। तो ये जो दिल्ली मान लो, आप इसको दिल्ली मान लो, इसको आप मुंबई मान लो, इसको आप चेन्नई मान लो, इसको आप कोलकाता मान लो, तो इन्हीं 4 जगहों को जो है वो जोड़ता है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये प्रोजेक्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज, ये लाया गया था, और इसका 2012 में इसको कंप्लीट कर दिया गया था। लगभग 5800 किलोमीटर के आसपास इसका जो पूरा लेंथ है, और यह इन्हीं 4 शहरों को जो है वो जोड़ता है। ये जो है वो NH8 है, NH8 बोल रहा हूँ, NH2 है, और यह सबसे बड़ा है। उसके बाद कलकत्ता वाला है, ये 1600 किलोमीटर के आसपास है, और उसके बाद जो है वो कलकत्ता वाला है, कल दिल्ली टू कलकत्ता है, उसके बाद जो है वो दिल्ली टू मुंबई है, और उसके बाद मुंबई टू चेन्नई है। ऐसे ही करके आपको पूरा क्रम जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज का याद रखना है। स्वर्णिम चतुर्भुज का कंसेप्ट जो है वो इन्हीं के द्वारा 1985 के आसपास इन्होंने ये कंसेप्ट जो है वो दिया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यही कंसेप्ट उन्होंने दिया था। ठीक है, बाकी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, आगे कुछ आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, जैसे गलियारा, पूर्वी पश्चिमी गलियारा भी होता है, तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा एक जगह कहाँ मिलती है? तो झांसी में मिलती है। सवाल है, बहुत अच्छा है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक आपसे पूछा रहा है, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। बंगाल क्षेत्र में अराजकता जो है वो को समाप्त करने के बाद 8वीं शताब्दी में क्षेत्रीय सरदारों का द्वारा गोपाल को जो है वो राजा चुन लिया गया था, और पाल वंश का संस्थापक भी उसे ही कहा जाता है। धर्मपाल जो है वो गोपाल का पुत्र था, और वह बहुत शक्तिशाली था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। गोपाल इसका जो है वो स्टैब्लिश किया था। देवपाल जो है वो धर्मपाल का पुत्र था, और पाल वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक है वो देवपाल ही था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। महिपाल जो है वो उन्हें पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है।
सेकंड संस्थापक जो है पाल वंश का कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको वापस वो इन्होंने लाया था। अभी बिहार के द्वारा जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था बिहार में, 7वां संस्करण था, तो इस 7वें संस्करण में बिहार ने इसका शुभंकर जो रखा था वो गज सिम्हा रखा था। गज सिम्हा, इस गज सिम्हा में क्या है, तो यही पाल वंश का जो क्या बोलते हैं, इसका जो मुहर होता था ना, मुहर की बात नहीं, इसका जो सिंबल होता था ना, वो कई सारे स्तंभ जो है वो देखने को मिलते हैं जहां पे गज सिंह मिलता है, हाथी और जो है वो हाथी और सिंह दोनों मिलता है, तो इस कारण से इसका जो शुभंकर है वो गज सिंह रखा गया था। तो खेलो इंडिया गेम के बारे में आपको पूरा अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। जैसे भारत का स्थान कौन सा रहा, भारत ने कितने पदक जीते, तो भारत ने 38 पदक जीते, भारत का स्थान जो था वो 15वां था। ठीक है, भारत ने गोल्ड मेडल कितने जीते, तो 7 गोल्ड मेडल जीते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रग्बी में 2 जीता, थांगटा में 2 जीता, तो शूटिंग में 2 जीता, ऐसे करके एथलेटिक में 2 जीता, और एक जो है वो टेकरा करके कुछ है, उसमें 1 जीता। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा करंट में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है, तो 8वीं अनुसूची में इंग्लिश तो कहीं नहीं देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर मिलेगा। नेपाली है, सिंधी है, संस्कृत है। तो भारत में भारतीय की 8वीं अनुसूची है, वहां पे 22 आधिकारिक भाषा आपको देखने को मिलती है, जो ठीक है, जिसमें नेपाली, सिंधी और संस्कृत आपको देखने को मिलेगी। भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 343 के तहत अंग्रेजी को संघ की एक एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकारा गया है, लेकिन 8वीं अनुसूची में ये नहीं है। ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं भारत में कई सारी है, अभी जो है वो 11 शास्त्रीय भाषा है। यदि आप चाहें तो उनका नाम बता सकते हो। पहली जो शास्त्रीय भाषा थी वो कौन थी, तो तमिल थी, और अभी हाल ही में 3 जो चार चार शास्त्रीय भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषा कहा गया है, तो वो आप ध्यान में रखना है। नबार्ड का पूर्ण नाम पूछ रहा है, नबार्ड का पूर्ण नाम पूछ रहा है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल एंड डेवलपमेंट, ये नहीं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। नबार्ड, नबार्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नाबार्ड, न है तो आपको न है तो सर याद रखो, नस, विन तो नस हो जाएगा, जैसे ही तो नस से याद रहेगा शिवरमन समिति, तो शिवरमन समिति जो क्रेफिकार्ड कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे शिवरमन, तो इन्हीं के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था। इसका कार्य होता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य जो ग्रामीण शिल्प हैं उनके विकास के लिए जो ऋण है वो देना, मतलब कि जो पैसे है वो देना, लोन है वो देना, उन्हीं को सुविधाजनक बनाना इसका काम होता है। और इसका जो है वो कंट्रोल किसके पास है, तो इसका कंट्रोल जो है वो आरबीआई के तहत ही होता है। पहले जो है वो आरबीआई का ये काम नहीं था, और इसका पूरी तरह से जो है वो भारत सरकार के स्वामित्व में है। पहले जो है वो आरबीआई का हिस्सा थी, याद रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा, मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया हूँ। तो ये जो है ना आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है, ये जो बैंक है नबार्ड है वो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है, पहले आरबीआई के कंट्रोल में था, लेकिन अब जो है वो ये भारत सरकार के कंट्रोल में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहला ईमेल जो है वो किसने भेजा था, तो रे टॉमलिंसन ने भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रे टॉमलिंसन ने 1971 में पहला ईमेल जो है वो भेजा था, 1971 में पहला ईमेल जो है वो भेजा था। अर्पानेट जो है इंटरनेट का अग्रदूत जिसे कहा जाता है, अर्पानेट, वहीं पे ईमेल जो है वो इन्होंने भेजा था। और एट जो आप देखते हो ना, एट की खोज भी रे टॉमलिंसन के द्वारा ही किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। बिल गेट्स जो आपको देखने को मिल रहा है, बिल गेट्स जो है वो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को खोजा था, बनाया था, खोजा क्या था। स्टीव जॉब्स जो देखने को मिल रहा है, उन्होंने एप्पल को जो है वो सह संस्थापक के रूप में है स्टीव जॉब्स। टिम कुक इसके सीईओ हैं एप्पल के। उसके बाद टिम्स बर्नर ली जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो डब्ल्यू इसको जो इन्होंने खोजा था। नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो दीनबंधु मित्र। जो नील विद्रोह हुआ था 1957 में, चंपारण विद्रोह हुआ था, उस समय ये जो है वो नील दर्पण जो है वो उससे पहले ही लिखा गया था। तो 1860 में नील दर्पण जो है वो प्रकाशित किया गया था। जो नील का क्या जो है वो मतलब सामना कितना बुरा करना पड़ रहा था, तो इंडिगो विद्रोह, जो नील विद्रोह 1859 में हुआ था, 1859 में नील विद्रोह हुआ था। तो उसी समय इंडिगो विद्रोह के टाइम ही 1960 में जो ये किताब है जो लिखी गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी है, उन्होंने आनंद मंथ को लिखा है। और उसके बाद शरद चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने देवदास को लिखा है। देवदास जो फिल्म आप देखते हो, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ही लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा है, और इस गीतांजलि के उन्हें नोबेल प्राइज भी 1913 में मिला था। और नोबेल प्राइज पाने वाले साहित्य में ये पहले जो है वो व्यक्ति हो जाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी मैं बता दूं कि ये जो नील दर्पण है एक नाटक के रूप में लिखा गया था। तो नाटक जो है, इस नाटक को इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट किया था, ये भी यदि पूछा जाए तो माइकल मधुसूदन के द्वारा ये ट्रांसलेट किया गया था, और इसको पब्लिश किया गया था रेव जेम्स लॉन्ग के द्वारा।
तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो माइकल मधुसूदन के द्वारा किया गया था, और इसका जो है वो पब्लिश किसके द्वारा किया गया था, तो रेव जेम्स लॉन्ग के द्वारा पब्लिश किया गया था। एनटीपीसी जो है वो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन, करंट अफेयर है, सवाल ही नहीं बनता है डिस्कस करने का। एनटीपीसी जो है वो गुजरात के सूरत के पास जो है वो इसने एस्टेब्लिश किया था। तो छोड़िए वो सब इंफॉर्मेशन जो है वो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है, कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है वो सिंध प्रांत में नहीं है। सिंध जो है वो पाकिस्तान के आसपास आता है, पाकिस्तान में है, तो सिंध में कौन सा नहीं है, तो मोहनजोदड़ो है। उसके बाद जो है वो सिंध में कोटदीजा है, चनहुदड़ो है, लेकिन बनावली जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमको यहाँ से ऑप्शन बन जाएगा। मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो, कोटदीजा है, ये तीनों जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। बनावली की विशेषता है कि यहाँ पे जौ के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे टेराकोटा से बना हल मिला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ टेराकोटा का हल मिला है, टेराकोटा मतलब पकू ही मीट का जो होता है मट्टी, तो हल यहाँ पे मिला है। यहाँ पे जौ बार्ले जो होता है वो मिला है, जौ भी यहाँ पे मिला है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के छोटे अवरोध के चारों ओर मुड़ने की परिघटना है, ऐसे है। अब प्रकाश यहाँ पे आया तो यहाँ से मुड़ती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को डिफ्रैक्शन कहा जाता है, विवर्तन इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, विवर्तन इसको कहा जाता है। विवर्तन वह परिघटना है जिसमें तरंग जैसा प्रकाश किसी अवरोध के किनारे से टकराकर मुड़ जाती है और फैल जाती है, और यह तरंगों का एक विशिष्ट गुण होता है, वेव्स का ये विशिष्ट एक गुण होता है। अपवर्तन की बात करें, रिफ्लेक्शन की बात करें, तो रिफ्लेक्शन जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। ऐसे है, यहाँ से लाइट ऐसे गई, लेकिन जैसे ही इधर पहुंची तो ऐसे मुड़ गई, जाना चाहिए था इस प्रकार से लेकिन मुड़ गई ऐसे, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद रिफ्रैक्शन की बात की जाए, ये रिफ्रैक्शन ये हो गया, ये रिफ्रैक्शन हो गया। हम रिफ्लेक्शन की यदि बात करें तो रिफ्लेक्शन होता है कि ऐसे गया लेकिन लौट के ऐसे आ गया, तो ये रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन परावर्तन जो है वो कहलाएगा। उसके बाद स्कैटरिंग क्या होता है, तो जब स्कैटरिंग होता है माध्यम के कणों के द्वारा टकराकर जब प्रकाश विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है, तो इस कारण से वो स्कैटरिंग होता है, और इसी कारण के जो है वो तारे जो है वो चमकते हुए आपको दिखते हैं। और तारे इस रिफ्रैक्शन के भी कारण चमकती है, तो रिफ्रैक्शन नहीं, स्कैटरिंग के ही कारण चमकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा रहा है कि 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास योजना का नाम क्या है। तो करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो जो है वो कौशल विकास के लिए स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। 36वां नंबर का सवाल हमसे पूछा रहा है कि आवर्त सारणी में लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समान रासायनिक व्यवहार का क्या कारण है। लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो एक ही जैसा जो है वो सिमिलर केमिकल बिहेवियर इनका क्यों होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिमिलर केमिकल जो बिहेवियर है वो किस कारण से होता है, क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप में है, ये जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप में है, इस कारण से ऐसा होता है। आवर्त सारणी में कुछ तत्व जो एक दूसरे के विकर्ण के रूप में स्थित होते हैं, जैसे लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्युमिनियम, वे गुणों में समानता दर्शाते हैं और इसे विकर्ण संबंध कहा जाता है। इस कारण उनके जो आयनिक आवेश और आयनिक त्रिज्या है वो लगभग समान अनुपात में होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है वो इंस्क्रिप्शन का अध्ययन जो है वो क्या कहा जाता है, जो अभिलेख है उनका अध्ययन जो है वो क्या कहला जाता है, तो वो एपिग्राफी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, एपिग्राफी कहलाती है। चट्टानों पर, स्तंभों पर तांबा के प्लेट्स हैं, इन पे मंदिरों पे जब कुछ उकेरा जाता है तो वही अभिलेख जो है वो कहलाती है। न्यूमिस्मेटिक की हम बात करें तो सिक्कों का अध्ययन जो है वो न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। उसके बाद पैलियोलॉजी जो है, आप यहाँ आपको पैलियोग्राफी जो आपको देखने को मिल रहा है, पैलियोग्राफी जो है वो प्राचीन और ऐतिहासिक लिखावट का यदि हम अध्ययन करेंगे तो वो पैलियोग्राफी कहलाएगा। और उसके बाद सिस्मोलॉजी जो है वो भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी जो है वो कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर आवर्स जो है वो है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके इतना यदि आप स्पीड फेंक देते हो तो कोई वस्तु लौट कर नहीं आएगी। ठीक है, 9.8 जो है वो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, जी का मान है, छोटा जी नॉट बड़ा जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो 7.9 किलोमीटर प्रति घंटा देख रहा है आपको, ये निचली कक्षा जो पृथ्वी की होती है वहां से आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल है कि गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो गोल्डन फाइबर के नाम से जूट जाना जाता है। जूट जो है वो गोल्डन फाइबर, जिसको पटसन भी कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर के नाम से इसको जाना जाता है। कॉटन जो आपको देखने को मिल रहा है, कपास जो है, इसको जो है वो व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। कंफ्यूज इसी कारण से लोग होते हैं। व्हाइट गोल्ड जो है वो कॉटन है, और जूट जो है वो गोल्डन फाइबर है, क्योंकि जूट में बहुत ज्यादा फाइबर होता है।
जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, सुंदरबन डेल्टा का जो क्षेत्र है, वहां पे होता है। तो भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, जिसके बाद बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल जो है वो भारत में प्रमुख जूट उत्पादक है। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद जो धातु होती है, लिक्विड स्टेट में आपसे मेटल पूछ रहा है, जो कि टेम्परेचर जो है वो कमरा का है, तो ब्रोमीन और मरकरी दोनों होती है, लेकिन ये अधातु है और ये धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। मरकरी जो है वो धातु है और ये तरल अवस्था में होता है। ठीक है, और ब्रोमाइन जो है वो कमरे ताप तलन में होता है, लेकिन यह अधातु है, मैंने बताया। उसके बाद गैलियम जो आपको देखने को मिल रहा है, गैलियम, यह कमरे के तापमान थोड़ा अधिक, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, इसीलिए यह हाथ की गर्मी से पिघल जाता है। लेकिन मानक जो कमरे का ताप जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उस पर यह नहीं पिघलता है। बाकी गैलियम भी पिघल सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को किस लिपि में समझा था? अशोक के शिलालेखों को तो ब्राह्मी में समझा था। ये लिपि है, ये स्क्रिप्ट है। जैसे देवनागरी ये लिखे हुआ है, लेकिन लिखा हुआ कौन सी भाषा है? तो हिंदी। तो ऐसे ही ब्राह्मी में लिखी गई थी, और वो कौन सी भाषा थी? तो वो पाली थी। ठीक है, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी होता है, उसने ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ा था, और अशोक के अधिकांश शिलालेख है उनको इसने पढ़ा था। खरोष्टी जो है वो प्रिंसेप ने ब्राह्मणी के बाद खरोष्टी को ही पढ़ा था। खरोष्टी भी एक लिपि ही है, जो पश्चिमी क्षेत्र है सिंध का प्रांत, वहां पे अशोक के जो शिलालेख मिलते हैं, वहां पे खरोष्टी लिपि जो है वो देखने को मिलती है उत्तर पश्चिम भारत में। खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो हम देवनागरी लिख रहे हैं वो बाएं से दाएं लिख रहे हैं, लेकिन खरोष्टी जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखी जाती है। ठीक है, जैसे उर्दू लिखी जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल आप पूछा जा रहा है कि ग्रामीण बैंक आंदोलन और गरीबी उन्मूलन के लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो है वो बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो अभी वो राष्ट्रपति भी वहां के बने हुए, प्रधानमंत्री बोल दो तो मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमी, बैंकर और अर्थशास्त्री है। उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की, और सूक्ष्म जो माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस है उसकी अवधारणा इसने प्रस्तुत की। इस कारण से इनको 2006 में इनको जो है वो मिला था नोबेल प्राइज। अवधीश बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकी है। ठीक है, तो इनको भी इकोनॉमिक्स के लिए मिल चुका है, भी ये बात आपको ध्यान रखना है। और भारत के जो अमर्त्य सेन है उसको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए भी उनको मिला है, ये भी आपको याद रखना है। तो अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, ये दोनों जो है वो भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिल चुका है। और रघुराम राजन जो है वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या होता है? तो जैसे ही जो हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वायु दाब जो है वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत कम जाता है, तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ऐसा होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडलीय दाब जो है वो कमता चला जाता है, और निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण जब प्रेशर जो है वो कमेगा तो इसके कारण जो है वो डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, हाँ डेंसिटी जो है वो घट जाएगी। तो प्रेशर जैसे जैसे कमता है वैसे वैसे हवा का घनत्व जो है वो कम हो जाता है। तो निम्न वायु दाब के कारण हवा का घनत्व जो है वो कम हो जाता है, और ऑक्सीजन के अणु जो है, ऑक्सीजन O2 है, तो इसके अणु दूर दूर फैल जाते हैं। अब दूर दूर फैल जाने के कारण सांस लेने के साथ फेफड़े में कम ऑक्सीजन पहुंची है, जिससे सांस लेने में कठिनाई देखने को मिलती है। तो आप एक्सप्लेनेशन भी याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित थी? तो एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक थी, जो कृषि क्षेत्र पर आधारित थी, और प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि यहाँ पे देश का विभाजन हुआ था, तो खाद्यान्न की बहुत ज्यादा कमी थी। हाँ, और सिंचाई में पनबिजली भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, जैसे भाखड़ा नांगल बांध जो है वो स्टार्ट किया गया था। भारी उद्योग जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य था, और इसका मॉडल जो था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल है उस पे आधारित था, और ये जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, पहली जो योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है? इंसुलिन जो है वो लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो आपको देखने को मिलती है। पहले तो आपको पैंक्रियाज देखने को मिलेगी, अग्नाशय जिसको कहते हैं। इस अग्नाशय से जो है वो ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है, एक ग्लैंड है अग्नाशय। इस अग्नाशय में जो इंडोक्राइन है और एक्सोक्राइन है, तो इसमें जो इंडोक्राइन है वहां से जो है वो एक 3 सेल होता है इंडोक्राइन में। इंडोक्राइन में 3 सेल होता है, जिसमें जो है वो बीटा सेल, अल्फा सेल और गामा सेल होता है। इसमें जो है वो बीटा सेल है, इसी बीटा सेल से जो है वो इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं। अब इस इंसुलिन का क्या काम होता है? तो इंसुलिन का काम होता है कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को
ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करे, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ग्लूकोज का काम है, इंसुलिन का काम है, जो कि पैंक्रियाज के बीटा कोशिकाओं से निकलता है। इसका काम होता है कि जो ब्लड शुगर का लेवल है उसको वो नियंत्रण करे। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल कैसे कंट्रोल कैसे करता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है, बीटा सेल से निकलता है, याद रखिएगा। यदि इंसुलिन की कमी हो जाए शरीर में तो इस कारण से जो है वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से जो डायबिटीज है वो हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट स्ट्रोक जो शब्द आपको देखने को मिल रहा है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो तैराकी से संबंधित है। तो स्विमिंग आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग से संबंधित है। तैराकी के लिए ऑन जो और सारा आप देखते हो, फ्री स्टाइल मिलता है आपको, उसके बाद बटरफ्लाई मिलता है, तो फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, उसके बाद जो है वो ब्रेथ स्ट्रोक, ये सारा तैराकी से ही संबंधित है। यूपीएससी के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, तो यूपीएससी अध्यक्ष को प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है और प्रेसिडेंट ही इसको हटाएगा। तो प्रेसिडेंट ही नियुक्त करेगा और प्रेसिडेंट ही हटाएगा। देखिए, सीजेआई और स्टेट गवर्नर ऑफ स्टेट जो होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और इसके साथ साथ इनको वारंट वारंट और इसका मुहर, इन दोनों के साथ इसकी नियुक्ति है। आज मोटर व्हीकल का एग्जामिनेशन जो 9 तारीख को हुआ था उसमें ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि सीजेआई गवर्नर का जो नियुक्ति होता है वो वारंट और मोहर के साथ होता है, बाकी का वारंट एंड मोहर के साथ नहीं होता है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और उन्हें केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो संविधान के आर्टिकल 317 के तहत की जाती है। आर्टिकल 317 के तहत ये जो है वो प्रक्रिया पूरी की जाती है, और यह जो है वो मिसबिहेवियर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बर्मा, जिसको अब म्यांमार कहा जाता है, वो किस वर्ष भारत से अलग हुआ था, तो 37 में अलग हुआ था। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें ये प्रावधान जो है वो किया गया था, तो 1 अप्रैल 1937 से इसको अलग कर दिया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बर्मा जो है उसको, उसकी राजधानी पहले रंगून हुआ करते थे, अभी नेपिडाउ है, ये आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर का सवाल है, नहीं पढ़ेंगे। G20 करंट अफेयर का सवाल है, नहीं करेंगे। 51वां नंबर का सवाल हमें करना है। ठीक है, 51वां नंबर का है कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इलास्टिक रिबाउंड जो थ्योरी है जो कि भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, इसको किसने प्रतिपादित किया था। तो पहला तो सवाल आपको याद रखना है कि इलास्टिक रिबाउंड जो थ्योरी है वो किसके बारे में बताता है, तो ये भूकंप के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा आपसे जो पूछा गया है कि इसको किसने जो है वो डिफाइन किया था, तो आर एफ रीड ने इसको डिफाइन किया था। तो आर एफ रीड से ये संबंधित है। 1906 में सैन फ्रांसिस्को में बहुत जो है वो भयानक भूकंप आया था। सैन फ्रांसिस्को जो है वो प्लेट के एकदम किनारे है, अमेरिका का एक पश्चिमी जो है वो पार्ट है, वहां पे है। तो सैन फ्रांसिस्को में भूकंपों का जब अध्ययन कर रहे थे तो उसी समय इस सिद्धांत के बारे में बताया था कि जो फॉल्ट होती है, जो भ्रंश होता है, इसके दोनों ओर की चट्टानें तनाव के कारण धीरे धीरे जो है वो विकृत हो जाती है, धीरे धीरे जो है वो डिफॉर्म हो जाती है, स्लोली स्लोली वो डिफॉर्म हो जाती है, जिस कारण से ऊर्जा संग्रहित करती रहती है, और जब तनाव उसकी क्षमता से अधिक हो जाता है तो वो टूटकर अपना मूल स्थिति में वापस आ जाती है, जिससे भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा मुक्त होती है, जिससे बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग ये भूकंप होता है। तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, यह सिद्धांत होता है, जो फॉल्ट होता है, जो भ्रंश होता है, उनके दोनों ओर चट्टानों में तनाव जो है वो धीरे धीरे विकृत हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, जिसके कारण ऊर्जा जो है वो एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, ऊर्जा जो है वो स्टोर करने लगता है। अब इस कारण से ऊर्जा स्टोर करने के कारण जो उसमें तनाव जो है वो जब उससे ज्यादा हो जाएगा, तनाव जितना वो हैंडल नहीं कर पाता, तो इस कारण से वो सीधा अपनी अवस्था में टूट कर आ जाएगा, और जब अपनी अवस्था में आएगा तो समझ सकते हो कितना डेवेस्टेटिंग होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल है कि किस राजवंश का अंत हुआ था 1911 में चीन में। चीन में 1911 में जो है वो मांचू वंश है उसका अंत हुआ था। तो मांचू ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी यहां से हमारा आंसर बनेगा, मांचू। ठीक है, 1911 में सिनहाई क्रांति की गई थी। 1911 में जो है वो सिनहाई क्रांति, सिनहाई रिवॉल्यूशन जो है वो किया गया था, और इसी के कारण इस राजवंश का जो है पतन हुआ था, और 1912 से जो चीन है उसको गणराज्य बना दिया गया था, रिपब्लिक जो है वो बना दिया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी मछली आमतौर पर खाने योग्य मानी जाती है, कौन सी मछली को खाया जा सकता है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ के हिसाब से जो खाने वाली मिस है वो ट्राउट है, जो भी ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से ट्राउट यहाँ से खाने वाली हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है। टॉर्पीडो फिश है वो एक इलेक्ट्रिक रे वाली फिश है, इससे इलेक्ट्रिक रे निकलती है, इलेक्ट्रिक रे है वो इससे निकलती है।
ये बात आपसे ध्यान रखना है, और आमतौर पर इसे खाया नहीं जा सकता है। उसके बाद पफर फिश आपको देखने को मिल रहा है। पफर फिश जो है वो अत्यधिक जहरीली होती है, तो ये जहरीली होती है, यदि आगे के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो उसके लिए याद रखिए। और जेलीफिश जो है वो कुछ एशियाई व्यंजनों में खाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर नहीं खाया जा सकता, तो इस कारण से टाउट हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा रहा है कि IF5 जो अणु है, IF5 जो मॉलिक्यूल्स है, इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्क्वायरल पिरामिड होता है, स्क्वायरल पिरामिड होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो विस्पर का सिद्धांत है, विस्पर का सिद्धांत के अनुसार जो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड जो है, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड जो है वो IF5 है, इसके केंद्रीय आयोडीन परमाणु पर 5 जो है वो बॉन्ड बने होते हैं, 5 जो है वो पेयर बॉन्ड बने होते हैं, और एक जो है वो लोन पेयर होता है। यह जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन युग्म एक ऑक्टागोनल व्यवस्था होता है, लेकिन एकाकी युग्म के कारण अणु का आकार जो है वो वर्ग पिरामिडीय होता है, स्क्वायरल पिरामिडीय होता है। तो सारा इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दिया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब जो त्रिकोणीय द्वीप पिरामिड है, इसका कारण क्या होता है? वर्ग पिरामिड कारण देखिए क्या होता है इसमें, वर्ग पिरामिडीय जो है, अब जो IF5 जो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें क्या होता है, तो इसमें IF5 में 5 जो है वो बॉन्ड पेयर है। अब ये पांचों बॉन्ड पेयर है जो वो आयोडीन परमाणु पर 5 बॉन्ड पेयर है, और यहीं पे एक लोन पेयर भी होता है, एक लोन पेयर भी होता है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसकी काफी डिटेल से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अष्टफलकीय हो जाएगा। ठीक है, जो है वो ये अष्टफलकीय हो जाएगा, षष्ठफलकीय जिसको बोलोगे। लेकिन इसका जो चूंकि ये एकाकी युग्म होता है, चूंकि ये एकाकी युग्म होता है, इस कारण से चूंकि लोन पेयर इसके पास है, एकाकी युग्म है, इस कारण से ये स्क्वायरल पिरामिड के रूप में काम करता है। त्रिकोणीय द्वीप पिरामिड जो होता है वो वहां पे 5 बॉन्ड जो है वो पेयर होता है और 0 लोन पेयर होता है। यहाँ पे 5 जो है वो बाउंड पेयर होता है और एक जो है वो लोन पेयर होता है। इस कारण से इसका एग्जांपल यदि आपको लिखना है तो इसका एग्जांपल हो गया PCl5, PCl5 इसका एग्जांपल होगा। उसके बाद जो है वो पेंटागोनल द्वीप पिरामिड जो होता है, पेंटागोनल द्वीप पिरामिड, यहाँ पे आपको 7 पिरामिड देखने को मिलते हैं। 7 जो है वो टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 7 जो है वो बॉन्ड मिलेंगे, और उसके साथ जो है वो 7 बॉन्ड युग्म ही देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से IF7 यदि आपसे पूछा जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, तो पेंटागोनल द्विपिरामिडीय। ठीक है, पेंटागोनल द्विपिरामिडीय। आपसे यदि त्रिकोण द्विमीय पिरामिड पूछा जाएगा, PCl5 पूछा जाएगा, तो वो त्रिकोण ट्राइगोनल बाइपिरामिड होता है। जब जो IF5 है वो स्क्वायरल पिरामिड होता है। और अष्टफलकीय कैसा होता है, तो वहां पे जब एक जो है वो यदि आप 6 बॉन्ड पेयर आपको मिल जाए तो वो ये हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। लाल सवाल है उसका जो है वो, लाल सवाल नहीं, रेड टाइड बोल रहा है। लाल ज्वार के लिए आमतौर पर कौन सा शैवाल जो है वो जिम्मेदार होता है? लाल जो ज्वार है उसके लिए जो है वो कौन सा जिम्मेदार होता है? तो गोनिया उलैक्स, गोनिया उलैक्स ये होता है। तो लाल ज्वार जो है वो ऐसी घटना है जिसमें कुछ प्रकार के शैवाल की संख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन या फिर अल्गी ब्लोम कहते हैं। यह अक्सर जो है वो डाइनोफ्लैगटेन के कारण होता है, जिसमें गिनिया उलैक्स एक प्रमुख जीनस है। गिनिया उलैक्स इसके कारण ये होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से तो आपका आंसर होगा गिनिया उलैक्स, गिनिया उलैक्स यहाँ के हिसाब से आंसर होगा। लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि रेड जो सागर है, लाल सागर आपको देखने को मिलता है, लाल सागर जो है, इस लाल सागर का रंग लाल क्यों है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो है वो साइनोबैक्टीरिया के कारण होता है। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का शैवाल है, कि ना कि ये बैक्टीरिया है। तो ये किसके कारण होता है? साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया के कारण ये होता है। ये नॉर्मल सवाल है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा टफ सवाल में कि किस साइनो बैक्टीरिया से होता है, तो ये ट्राइकोडेस्ट्रियम के कारण होता है। ट्राइकोडेस्थियम, ट्राइकोडेस्थियम नाम का साइनो बैक्टीरिया है, जिसके कारण लाल सागर का रंग जो है वो लाल है। और जो लाल ज्वार आता है वो किसके कारण होता है, तो गिनिया उलैक्स के कारण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पॉलीसाइफोनिया जो आपको देख यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, पॉलीसाइफिनिया, ये जो पॉलीसाइफिनिया है इसका अलग ही काम है।
इसका अलग ही फंक्शन है। पॉलीसाइथीमिया जो है वो एक लाल शैवाल है, लेकिन यह आमतौर पर लाल ज्वार का कारण नहीं बनता। लाल ज्वार का जो है वो लाल रंग हमेशा शैवाल के लाल होने का कारण नहीं होता। तो ये जो है वो ये भी एक लाल ही होता है, लाल शैवाल ही है, लेकिन ये जो है वो रेड टाइड का नहीं है, लाल ज्वार का नहीं है। लाल ज्वार का जो है वो गिनिया उलेक्स है, और लाल सागर में जो है वो ट्राइकोडेस्ट्रियम इरिथ्रियम है, ट्राइकोडेस्ट्रियम है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो है वो शशि थरूर की किताब है। करंट के हिसाब से था, अभी के लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बुक है वाजपेयी द इंचेंजर इंडिया, द ईयर्स ऑफ चेंज इंडिया, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो शक्ति सिन्हा के द्वारा लिखा गया, करंट का सवाल है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपको, राजस्थान में बोली जाने वाली जो ब्रज भाषा है उसको क्या कहा जाता है? तो पिंगल कहा जाता है। डिंगल और पिंगल दो प्रकार की भाषाएं होती हैं, तो ये जो है वो पिंगल कहलाता है। पिंगल एक साहित्यिक बोली है जो कि राजस्थान के पूर्वी भागों में विकसित है, और यह ब्रज से बहुत प्रभावित है। यह वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है पिंगल, और डिंगल भी होती है। डिंगल जो है वो यह राजस्थान की एक एक और साहित्यिक भाषा है जो कि पश्चिमी राजस्थान राजस्थान, तो पिंगल जो है वो ईस्ट राजस्थान, और जो पिंगल है, और उसके बाद डिंगल जो है, डिंगल जो आपको देखने को मिलता है, डिंगल, ये जो डिंगल है वो वेस्ट राजस्थान, खास करके जो मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ी जो क्षेत्र है वहां पे ये देखने को मिलता है, और इस चरणों द्वारा विकसित किया गया था। पिंगल जो है वो ब्रज से मिश्रित है, और डिंगल जो है वो मारवाड़ी से मिश्रित है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पैंथालासा के बारे में पूछा जा रहा है। तो पैंथालासा के अवशेष जो है वो वर्तमान में किस महासागर में देखने को मिलते हैं? तो पैंथालासा जो है उसके अवशेष आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। तो पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो भूवैज्ञानिक इतिहास में पैंथालासा एक विशाल वैश्विक महासागर था, जो कि सुपर टेक्टोनिक जो है वो पेंजिया को घेरे हुए था। ठीक है। ये जो है, ऐसे मानिए, ये पेंजिया था। ठीक है, इसको पेंजिया कहा जाता था। और इनमें जो है वो बीच में जो है वो वाटर बॉडी था, पानी था। ये वाला जो पार्ट था वो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड था। ये वाला जो पार्ट था वो अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड था। ठीक है। अब इसको पूरे जो ये जो पूरा पृथ्वी आपको दिख रहा है ना, पूरे पृथ्वी को पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, पूरे पृथ्वी को पेंजिया कहा जाता था। और जब ये पेंजिया टूटा और महाद्वीप में अलग अलग हो गया, ये पेंजिया पूरा तरह के टूट गया, ये पूरा जो है वो इसको पेंजिया कहा जाता था। और पैंथालासा जो है वो टेथिस सागर जो है ना वो पैंथालासा होता है। तो जब पेंजिया पूरी तरीके से टूटा और महाद्वीप अलग अलग हो गए, तो पैंथालासा का अधिकांश हिस्सा जो है वो बंद हो गया, और इसका शेष भाग जो है वो आज प्रशांत महासागर के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी जब हम डिटेल से ज्योग्राफी की क्लास करते हैं तो वहां मैंने काफी डिटेल से आपको बता दिया है। आप यदि जुड़े होंगे तो आप वहां वीडियो जाकर देखिएगा, काफी डिटेल से मैंने वहां पे बताया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करंट से है, हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट सवाल स्टैटिक है कि सामान्य बजट को रेल बजट से वो कब अलग किया गया था? तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य बजट को रेल बजट से जो अलग किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2016 में किया गया था। लेकिन सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अलग तो 2016 में किया गया था, लेकिन वो कब स्टार्ट हुआ था? तो स्टार्ट जो है वो 1 फरवरी 1917 को जो है वो स्टार्ट हुआ था। 2017 को, 1900 बोल रहा हूँ, 2017 को जो है वो पेश किया गया था पहला। तो प्रश्न जो है वो निर्णायक के वर्ष को संदर्भित करता है, मतलब कब स्टार्ट हुआ है उसके बारे में बात होती है। और बाकी एकवर्ट कमेटी के द्वारा जो 1924 है, उसमें इसको जो है वो रेल बजट को अलग कर दिया गया था, क्योंकि लगभग 75% जो पार्ट था वो रेल बजट ही था, इस कारण से अलग किया गया। नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, स्टूडेंट्स भी मुझे जो बताए थे उन्होंने भी इसको उतनी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं किया है। लेकिन यदि कुछ ऐसा पूछा गया है, सीपी भाई सीबी बराबर 5/3, तो इसमें पूछा रहा है कि गैसों के विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात यदि है तो किस प्रकार के गैस के लिए ये जो है वो है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो एक परमाणविक मोनो एटॉमिक जो गैस है उनके लिए होता है। ठीक है, मोनो एटॉमिक के लिए ये होगा, एक परमाणु गैस जो है उनके लिए होगा, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब के लिए ये होगा। तो बाकी याद रखिएगा, डाई एटॉमिक जो होता है जैसे O2, H2, N2, ये सब डाई एटॉमिक है। ठीक है, तो डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक जो है जैसे CO2, CH4, ये सब पॉली एटॉमिक है। तो इसका मान लगभग 1.3 के आसपास होता है, 1.3 के आसपास होता है। ठीक है, तो इस कारण से ये जो है वो मोनो एटॉमिक गैस कहलाती है। ऐसा अगर कुछ पूछा गया होगा तो कंफर्म नहीं हो,
लेकिन कुछ ऐसा ही पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा रहा है कि कुओमिंतांग कुओमिंतांग जो पार्टी है इसके संस्थापक कौन थे? तो कुओमिंतांग जो पार्टी है उसके संस्थापक सुनियात सेन थे। सुनियात सेन, वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल है। जो केएमटी है, केएमटी कुओमिन्तांग जो पार्टी है वो चीन की एक राष्ट्रवादी पार्टी है। इसकी स्थापना जो है वो सुनियात सेन ने की थी और उन्हें आधुनिक चीन का जनक भी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न चीन भी इन्हें कहा जाता है। मुओ तुंग जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, मुओ तुंग जो माओत्से उंग जो है, माओत्से तुंग जो है ये चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक है। तो चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका संस्थापक जो है वो माओत्से तुंग है। तो सवाल ये पूछा जा सकता है माओत्से तुंग। उसके बाद जो आप देख रहे हैं चियांग काई सेन है, वो सुनियात सेन के बाद इसके नेता बने थे। जो कुओमिंतांग है उसका सुनियात सेन के बाद ये नेता बने थे। ठीक है। उसके बाद कान को ग्रशनी से जोड़ता है। विच ट्यूब कनेक्ट्स द ईयर टू फेरिंग्स। ठीक है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो कनेक्ट करता है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। यूटेशियन ट्यूब है वो संकीर्ण नली है जो मिडिल ईयर, मध्य कान है, उसको जो है वो नासिका ग्रसनी जो नेसोफेरिंग्स है उससे जो है वो नेसोफेरिंग है, नासिका की जो ग्रंथि है नेसोफेरिंग, नेसोफेरिंग्स है उससे कनेक्ट करता है। तो नेसोफेरिंग्स जो है वो किससे कनेक्ट करता है? तो मिडिल ईयर से, मिडिल ईयर मध्य कान है उससे कनेक्ट करता है। और कौन कनेक्ट करता है? तो यूस्टेलियन ट्यूब, यूस्टेलियन ट्यूब जो है वो इसको कनेक्ट करता है। ठीक है। इसका मुख्य कार्य होता है कि मध्य कान में जो वायु दाब को बाहरी वातावरण के दाब के बराबर रखना। ठीक है, ताकि कान फटे नहीं, अदरवाइज कान फट जाएगा। तो इसका मेन जो है वो ट्यूब होता है यूस्टेलियन ट्यूब। इसका मेन काम होता है कि प्रेशर जो होता है उसको बैलेंस रखना, बाहरी दबाव से प्रेशर को बैलेंस रखना। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि कौन सी घटना कब हुई थी, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था वो 1940 में हुआ था। तो सबसे पहले तो 1940 अगस्त प्रस्ताव लिख लो आप। दूसरा जो है वो क्रिप्स मिशन, तो ये कब हो गया? तो 1927। ठीक है, 1927 आप लिख लो। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? क्रिप्स मिशन यहाँ पे साइमन का मिशन नहीं, साइमन का मिशन मैं सोच लिया था। तो क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च 1922 है। 22 बोल रहा हूँ, क्या क्या मैं बोलते चल रहा हूँ, मार्च 1940 है। ठीक है, मार्च 1940 है। अगस्त प्रस्ताव जो है वो अगस्त 1940 है, अगस्त 1940 है। उसके साथ ही क्रिप्स मिशन जो है वो, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मैं एक एक करके लिखता हूँ। सबसे पहले हम भारत छोड़ो आंदोलन को लिख रहे हैं। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो अगस्त 1942 हुआ, अगस्त 1942 हुआ। 22 का है लिख रहा हूँ जी, अगस्त 1942 हो गया। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो अक्टूबर 1940 हो गया, अक्टूबर 1940 हो गया। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। उसके बाद जो है वो दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, ये सवाल यदि आप बता सकते हो तो मुझ में कमेंट में बताइए ये। उसके बाद जो है वो अगस्त प्रस्ताव जो है वो हम देखते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव जो है वो अगस्त 1940 में आया, अगस्त 1940 में आया। उसके बाद जो है वो क्रिप्स मिशन है, तो क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च 1942 में आया, मार्च 1942 में आया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कालक्रम अनुसार इसको सजाना है। तो सबसे पहले जो है वो अगस्त प्रस्ताव आएगा, क्योंकि वो अगस्त 40 में आया है, तो अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो है वो व्यक्तिगत सत्र आ गया, क्योंकि वो अक्टूबर 1940 में आया है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया। अब अक्टूबर के बाद क्रिप्स मिशन 42 में आया, तो मार्च 1942 में आया। और उसके बाद अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन आया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 66वां नंबर का जो सवाल है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित है? तो भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। आर्टिकल 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार सीधा या फिर अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से करेगा। तो ये बात जो है वो आर्टिकल 53 का 1 है उसमें कहा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि कार्यकारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वो नाम मात्र का है, नॉमिनल है। मुख्य जो हेड होता है वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है।
आर्टिकल 65 जो है वो राष्ट्रपति की कार्यकाल जो काम है वो उपराष्ट्रपति जब करता है तो वो 65 में आता है। आर्टिकल 71 में भी यही काम होता है, लेकिन जब इमरजेंसी का टाइम हो, इमरजेंसी मतलब वो इमरजेंसी लगना नहीं, आपातकाल की कोई भी ऐसी स्थिति बन जाए तो उस कंडीशन में जो पद लेता है वो 71 से ही लेता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किस राज्य में विधान परिषद के निर्माण और एबोलिशन का अधिकार जो है वो किसके पास होता है? विधान परिषद को एबोलिश करना है, उसका निर्माण करना है, इन सारा अधिकार जो होता है वो संसद के पास होता है। अब इस संदर्भ में यदि कोई नियम बनाया गया है कि संसद के पास है, तो क्या इसमें चेंज कुछ किया जा सकता है इस नियम में कि कैसे बनाना है संसद को, कैसे नहीं बनाना है? तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, अभी तक 0 बार चेंज हुआ है। मेरे हिसाब से एग्जैक्ट प्रश्न यही पूछा गया था, जिसको मैंने आगे ऐड भी किया है, लास्ट में हम इसको देखेंगे। यहाँ के हिसाब से बस ये आपको समझ लीजिए, ठीक है? तो संविधान का आर्टिकल 196 है, इसके अनुसार जो है वो संसद कानून द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण, उसको उत्साधन मतलब उसको एबॉलिश कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा यह जो है वो आशय का प्रस्ताव जो है वो अपने कुल सदस्य के बहुमत और उपस्थित जो सदस्य हैं उनको मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत से यदि पारित कर देती है, तो वो जो है वो विधान परिषद को हटा सकती है या फिर क्रिएट कर सकती है। एग्जैक्ट सवाल मेरे हिसाब से पूछा गया था कि ये जो निर्माण और एबोलिशमेंट एंड जो है वो क्रिएशन का प्रोसेस है वो संसद करती है, तो इस प्रोसेस है कि 2/3 से जो है वो इसमें बहुमत लगा सकते हैं और ये सब काम संसद के पास है। तो ये इसमें क्या कुछ संसद ने संशोधन अभी तक किया है, कभी नियम बनाया है? तो नहीं, इसमें अभी तक कोई भी नियम नहीं बनाया है। यही सवाल मेरे हिसाब से पूछा गया था। पोलिन ग्रेन की संरचना में जो है वो उत्पन्न होता है। पोलिन ग्रेन कहाँ पे आपको मिलता है, देखने को मिलेगा? तो पोलिन ग्रेन जो है वो एंथर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। जो पराग कोश है, जो फूल का नर जनन अंग होता है पुंकेसर, उसका ये हिस्सा है, स्टीम का जो है वो हिस्सा है, स्टीमन का हिस्सा है। और पराग कोश के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंडाशय, वक्रिकार्ज जो स्टिग्मा है, और जो स्टाइल है, ये जो फूल के मादा प्रजनन अंग है, जो कि पिस्टल, जिसको कार्पेल भी बोलते हैं, वहां पे ये अवस्थित है। उसके बाद थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो है वो किसने दिया था? तो थर्मल जो कंस्ट्रक्शन थ्योरी है वो दिया था हेरोल्ड जेफरीज ने। हेरोल्ड जेफरीज के द्वारा यह दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। हेरोल्ड जेफरीज एक ब्रिटिश भू भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने तापीय संकुचन सिद्धांत का समर्थन किया और विस्तार किया। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी के ठंडे होने और सिकुड़ने से पहाड़ों जैसी भूवैज्ञानिक संरचना है वो बनी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस सिद्धांत को अब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अब प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है वो अच्छी तरीके से बताता है कि कैसे हुआ है। अब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को कौन दिया था? प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसको कौन दिया था? मेरे हिसाब से हैरी हैस है। बाकी आप देख लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, यदि गलत है तो मैं पिन कर दूंगा इसको। उसके बाद जो है वो वेव जो है वो कन्वेक्शन किससे संबंधित है? वेव जो है वो संवहन, वेव का संवहन यदि कन्वेक्शन होता है तो वो किससे संबंधित है? तो कन्वेक्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संवहन, ऊर्जा का संवहन जो है वो होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का स्थानांतरण करती है बिना माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के, इसीलिए ऊर्जा का संवहन ये कहा जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप पूछा जा रहा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में होता है उसको नियंत्रित करने वाला जो प्राथमिक हार्मोन होता है, प्राइमरी जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? तो जो प्राइमरी हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एफएसएच होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच और एलएच, ये 4 हार्मोन जो है वो इसको रेगुलेट करता है। तो जितना भी था मैंने वो सारा आपको ऐड कर दिया था ऑप्शन में, ताकि आपको आसानी हो। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच और एलएच दोनों पूछा जा सकता है। कोई भी इन चारों में से पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच है, इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है? फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है वो अंडाशय में फॉलिक जो है उनके डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है? फॉलिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देखिए, मासिक धर्म जो होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में होता है, वो 4 प्रमुख हार्मोन जो इसमें मुख्य रूप से काम करते हैं, और चारों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो पहला जो है वो एफएसएच है, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि अंडाशय ओवेरी जो होता है उसमें फॉलिक के फॉर्मेशन में ये काम करता है, फॉलिक के डेवलपमेंट में ये काम करता है। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एलएच, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। यह जो है वो अंडोत्सर्ग, जो ओवुलेशन है, जो अंडा को, जो ओवल होता है, अंडा होता है, उसको अंडाशय की ओर ले जाता है। तो वो जो ओवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग उसको कहा जाता है। उसको ट्रिगर कौन करता है, स्टिमुलेट कौन करता है? तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही उसको स्टिमुलेट जो है वो करता है। उसके बाद आता है एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन का क्या काम है? तो एस्ट्रोजन जो है वो गर्भाशय की परत, जो एंडोमेट्रियम होता है, उसका डेवलपमेंट जो है वो एस्ट्रोजन से होता है। एस्ट्रोजन जो है वो किसको डेवलप करता है? तो गर्भाशय जो है, गर्भाशय की परत जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उसको डेवलपमेंट जो है वो एस्ट्रोजन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन है, आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो गर्भावस्था के लिए गर्भाशय की परत को बनाए रखता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन होगा। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेंटेन करता है यूथेरिन लाइनिंग फॉर ए पोटेंशियल प्रेगनेंसी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो लियोन मैकार्डे, करेंट अफेयर से सवाल था, ये चेस खेल से संबंधित है। ठीक है, शतरंज से ये संबंधित है। लियोन मैकार्डो, जिसका लियोन मैकार्डो जो है वो भारतीय शतरंज खिलाड़ी है, मात्र 14 वर्ष की उम्र में ग्रांड मास्टर ये बने थे, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश का किनारों या फिर बाधाओं के पास मुड़ जाना, 2 बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो ये जो है वो विवर्तन कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ठीक है, जो है वो डिफ्रैक्शन ये कहलाता है। नहीं, थोड़ा-सा एक बार फिर से देखता हूँ। प्रकाश का किनारों एवं बाधाओं के पास से गुजर कर गुजरते समय थोड़ा मुड़ना, यहाँ पे जो है वो वहाँ पे थोड़ा-सा मुड़ जाना क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। ऐसे गया, ऐसे मुड़ गया, इसी कारण तो हम देख पाते हैं, तो ये मुड़ना रिफ्लेक्शन कहलाता है। बाकी डिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऐसे-ऐसे पूरा फैल जाता है, तो वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। इसके लिए क्वेश्चन भी आया था। आईएमएफ की पहली महिला अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, ऑलरेडी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। इलास्टिक रोबांड थ्योरी है, वो भी रिपीट हुआ है, आरएफ रीड के द्वारा रिपीट हुआ है ये। यही देखिए मेन क्वेश्चन मैं बोल रहा था ना कि सो फार हाउ मेनी टाइम्स हैज पार्लियामेंट मेड ए लॉ टू चेंज और अमेंड द प्रोसेस ऑफ रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ विधान परिषद। विधान परिषद के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्या इसका प्रोसेस होता है, इसके लिए कितनी बार नियम बनाया है? तो इसके लिए 0 टाइम्स जो है वो नियम बनाया गया है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ से होगा, आंसर ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मैं रिफ्रैक्शन, ये विवर्तन है भाई, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। 73वां जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। प्रकाश के किनारों पर बाधा को मोड़ना जो है वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेफ्री का तापीय संकुचन सिद्धांत, ऑलरेडी मैंने बताया है, फिर से ये रिपीट होता है। तो जेफ्री का जो तापीय संकुचन सिद्धांत है वो क्या कहता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जेफ्री का जो संकुचन सिद्धांत है वो कहता है कि पृथ्वी की सतह के भौतिकी स्वरूप जैसे पर्वत और महाद्वीप जो है वो पृथ्वी के ठंडा होने और सिकुड़ने के कारण ही बने हैं, जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसने हटा दिया है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसने इसको हटा दिया है। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सिद्धांत जो है वो आधुनिक भूविज्ञान में स्वीकार्य है, और ये जेफरी के जो सिद्धांत है उसको इसने जो रिप्लेस किया है। जेफरी ने संकुचन का मुख्य कारण माना था, ना कि प्लेट टेक्टोनिक को, तो प्लेट टेक्टोनिक ही मेन कारण अभी है, अभी के हिसाब से। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सवाल है वो मैथ का एक क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन आप देख लीजिए। इस प्रकार से कुछ पूछा गया था कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना है। तो पिता की जो आयु है, मान लिया कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु यदि x है, तो उसका जो पिता की वर्तमान आयु होगा वो 7x होगा। उसके पिता की पुत्र की आयु से 7 गुना अधिक है, 7x हो गया, और उससे 1 वर्ष अधिक है, 1 वर्ष और अधिक है। ठीक है, तो 7x प्लस 1 हो गया, पुत्र की आयु से 7 गुना अधिक और 1 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद क्या होता है? तो 5 वर्ष दोनों में 5-5 जुड़ जाएगा, तो इधर से जब 5 जुड़ेगा और उधर से जब 5 जुड़ेगा तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी? तो पिता की जो आयु होगी वो 7x प्लस 6 हो जाएगा, और इसकी आयु जो है वो x प्लस 5 हो जाएगा। ये हो गया 5 वर्ष बाद कंडीशन। अब इसमें क्या हो जाएगा कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना से 2 कम रह जाती है। तो आप कंडीशन लिख दीजिएगा, 7x प्लस 6 बराबर 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2 कम रह जाती है इसके गुना से। अब जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा तो x का वैल्यू जो है वो यहाँ से आपका 4 आएगा। अब x का वैल्यू आएगा तो ये पुत्र की उम्र है, तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पुत्र का ये उम्र है, तो 7 गुना 4 7 के 28, 28 एक 29, तो 29 साल कहाँ ऑप्शन में है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि 1176 जो है वो 2p 3q और आर के पावर 7 है, तो p प्लस क्यू प्लस आर का मान आपसे पूछा रहा है। तो जैसे ऐसा सवाल आपको देखने को मिले तो इसका फ्रैक्शन आपको करना है, इसको फैक्टर के रूप में आपको लिखना है। तो फैक्टर के रूप में जब लिखिएगा तो ये आएगा 2 के पावर 3
गुना 3 के पावर 1 गुना 7 के पावर 2। तो देखिए 2 के पावर 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो P इक्वल टू तो 3 हो गया। 3 के पावर 1 आ रहा है तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद 7 के पावर R आ रहा है तो 7 के पावर 2 हो जाएगा, तो R इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये इक्वेट करने के बाद 3 2 5 1 6 हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल जो मैथ्स का पूछा गया था कि 50 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। 50 वस्तु को यदि बेचेंगे तो उसको बेचने से जो है वो 50 आर्टिकल के जो है वो बराबर इसको लाभ होता है, वही है ना, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से 50 विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ होता है। इंग्लिश पढ़ लीजिए। बाय सेलिंग 50 आर्टिकल्स अ मर्चेंट्स गेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। तो मान लिया कि एक जो आर्टिकल है, एक आर्टिकल को बेचते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। एक आर्टिकल को बेचने का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। तो इसी तरह से जो एसपी सेलिंग प्राइस है वो 50 आर्टिकल का 50 रुपया हो जाएगा। 50 आर्टिकल का 50 रुपया हो जाएगा। अब गेन हमको हो रहा है 20 का, 20 का गेन हो रहा है, इस कारण से 50 का जो है वो 20 का गेन हो रहा है, तो एसपी ऑफ 20 आर्टिकल जो गेन हो रहा है हमारे 20 का हो रहा है, गेन गेन जो है वो हमारा 20 का हो रहा है, तो एसपी ऑफ 20 आर्टिकल जो है वो 20 रुपया हो जाएगा। एक मानने का यही फायदा होता है, ठीक है। तो इस कारण से हम सीपी ऑफ 20 आर्टिकल जब निकालेंगे तो 50 आर्टिकल है और इसमें से 20 आर्टिकल है तो 30 का गेन हो गया, सीपी जो है वो 30 हो गया। अब गेन परसेंट क्या होता है? गेन परसेंट क्या होता है? तो गेन परसेंट होता है कितना का गेन हो रहा है? 20। कितना पे हो रहा है? 30 पे। वैल्यू इसका 0 यहां से यहां उतर जाएगा। 3 से जब 20 गुना 2 तो 200 बटा 3 जब करोगे तो 66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। आसान सा सवाल है, बस आप समझ जाइएगा तो सीधा आप लिखिएगा 20 आर्टिकल का गेन हो रहा है, 50 में से 20 घटेगा तो 30 आ जाएगा सीपी। ऐसे करके सॉल्व आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि मूलधन ज्ञात कीजिए यदि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 331 रुपया है। ठीक है, 331 रुपया है, ये आपसे पूछा रहा है। तो रेट है कितना परसेंट? 10%। तो इफेक्टिव कंपाउंड यदि हम निकालेंगे तो इफेक्टिव कंपाउंड यदि आप निकालते हो तो 3 बार जब आप लगाओगे वो फॉर्मूला ए प्लस बी और ए बी बाई 100 जब फॉर्मूला लगाते हो तो वो इफेक्टिव रेट निकलता है। बाकी 10% का इफेक्टिव रेट आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप इनको जो है वो सॉल्व करोगे। 10% का इफेक्टिव रेट आप कैसे निकालोगे? 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो ये जो है वो 1000 से 1331 हो जाएगा और ऐसे करके 331 जो है वो गेन करेगा, तो लगभग 33 दशमलव जो है वो 331 का गेन हो रहा है। तो 331 का गेन हो गया, तो 3 वर्षों में ये गेन जो है वो कितना पहुंचा? 3 वर्षों में जो है वो इफ 33.1% ऑफ प्रिंसिपल, इतना ही तो गेन हुआ 33.1%। अब इसी का जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया हुआ है? तो 331 दिया हुआ है। तो इस कारण से 100% यदि प्रिंसिपल आपको करना है तो वो क्या हो जाएगा? तो 331 बटा 33.1 गुना 100। अब इसको जब सॉल्व करेगा तो आपको 1000 आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। आसान सा सवाल है। विषम आपसे पूछा जा रहा है कैबेज, ब्रिंजल, उसके बाद लौकी, ये सारा जमीन पे फैलता है लेकिन आलू जो है वो जमीन के अंदर होता है। तो डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 87 नंबर का सवाल, 83 नंबर का सवाल है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो 50 है। 3 अभाज्य संख्याएं 3 प्राइम नंबर है, उनका योग जो है वो 50 है, ठीक है, एंड इवन नंबर है। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ वन ऑफ द प्राइम नंबर इज इवन प्राइम विच इज 2। तो दो जो है, 3 जो है वो x प्लस वाई प्लस 2 तो होगा ही, क्योंकि इवन नंबर आ रहा है जोड़ने पे, तो 2 तो होना ही चाहिए मिनिमम। इसके बाद बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी से 26 अधिक है। एक संख्या जो है वो दूसरी से 26 अधिक है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। दूसरी से 26 अधिक है तो ये x प्लस 48 हो जाएगा। तो निम्न में से कौन संख्या जो है वो हो सकती है? कुछ एग्जैक्ट सवाल तो नहीं मिला है, लेकिन जो मिला है उसी के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो यहां से गिवन द वन नंबर एक्सीडेड अनदर बाई 26, ठीक है, तो 26 रेशियो x बराबर y प्लस 26, ऐसा कुछ कर सकते हो। अब सब्ट्रैक्ट जब करोगे y प्लस 26 प्लस y बराबर 48, और ये जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 2y
बराबर 22 और यहाँ से y बराबर 11 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब फाइंड करना है x को, तो 11 प्लस 26 जैसे ही पुट करोगे तो x का वैल्यू जो है वो 37 आ जाएगा। और 3 प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, तो 2, 11 और 37 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कौन सी संख्या हो सकती है, तो 2, 11 और 37 हो सकती है। तो यहाँ से ये पूरा हो गया। तो यहाँ पे हमने एक जो जितने भी क्वेश्चन थे जो मुझे मिले थे, 83 क्वेश्चन को हमने देखा, लगभग 80 क्वेश्चन हमने देखा, ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि कुछ तो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्कस किया, कुछ मैथ कुछ रीजनिंग के भी, जीके के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने देख लिए। रीजनिंग तो हर मिल नहीं सकता था, तो जितना मिल पाया उतना मैंने डिस्कस कर दिया है। तो ये रहा वीडियो जहां पे हमने काफी डिटेल से सीजीएल 3 मेंस है उसको डिस्कस किया है। 23 जुलाई को एग्जामिनेशन हुआ था। डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने दिया क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको ये पूछा जा सकता है इससे रिलेट करके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप जीके जीएस का मेरा बैच है, उसके लिए वेट करिए, जल्द ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इस बैच को स्टार्ट करने के बाद मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए भी बैच जो है वो स्टार्ट करूंगा। और इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूं वो रिकॉर्ड करूंगा मैं अभी फील्ड असिस्टेंट, बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट का क्वेश्चन आया है, तो उसको भी मैं देख लेता हूं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इसको कल तक मैं डिस्कस कर दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जल्द ही मिल जाएगा और डिस्कशन ऐसे ही मस्त एकदम डिटेल से होगा। तो जुड़े रहिए साथ। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।